Hello students, today we are going to start new chapter in class 11 accountancy. Chapter name is the financial statements. In under financial statements chapter, we are going to study how financial statements are prepared. It comprises of 20 marks, financial statements without adjustment, with adjustment and incomplete records. There are 3 chapters, तो इन 3 chapters मिला करके 20 मार्क्स का सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आज के सेशन में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, मींस ये एक समरी प्रोवाइड करता है किस चीज का, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज जो हमने अभी तक बनाया उसमें अकाउंट्स जो बनाए हमने, सपोज वी हैव प्रिपेयर्ड, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन, वी हैव पास्ड जर्नल एंट्रीज, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शंस डन व्हिच इज डन बाय बिजनेस in our books of accounts. So the first of all, the transactions which were recorded in our books of accounts, books of original entry means journal book and subsidiary books such as cash book, purchases book, sales return, purchases return book, and all these books are books of original entry. And after that, from books of original entry, it was posted into journal ledger, means after the booking of transaction in books of original entry, we have prepared ledgers, and after ledgers what we have done, after ledgers we have made trial balance, means all the balances which were taken from the ledger, means all the accounts, we have prepared trial balance. And after the trial balance, the next step, after the preparation of trial balance, the next step comes is preparation of financial statements. So what financial statement does, it provides a summary of accounts of a business enterprise. It provides summary of accounts of business enterprise, the balance sheet affecting the assets, liabilities and capital as on a certain date. Means ये financial statement में क्या होता है कि बिजनेस एंटरप्राइज का बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये बैलेंस शीट क्या होता है हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मेट भी देखेंगे। उसमें क्या होता है, बैलेंस शीट शोज और रिफ्लेक्ट्स असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट असेट्स आर, लायबिलिटीज, कैपिटल, ठीक है। वो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं किसी सर्टेन डेट पर। बैलेंस शीट बनता है हमेशा किसी सर्टेन डेट पर। फिर उसके बाद आता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीजों से बना है, एक बैलेंस शीट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका भी फॉर्मेट अभी हम लोग आगे देखेंगे। एंड शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। तो बैलेंस शीट हम लोग सिंपल टर्म्स में कहें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो बातें होती हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट है आपका वो चीज जिसमें कि हम लोग क्या शो करते हैं, जो भी आपके ऑपरेशंस है, मींस जो भी सेल परचेज करा है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से आता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम लोग रिकॉर्ड करके आगे P&L अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को 3 अकाउंट बनाना होता है, 3 चीजें बनानी होती हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही सारी चीजें देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने जैसा ही पहले देखा है कि इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से कैसे जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इसमें जनरली क्या होता है कि इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग देखेंगे उसको। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि आपका जो बेस, मेन जो कोर एरिया ऑफ बिजनेस है
उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है ट्रेडिंग अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको लेकर के उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको रिकॉर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। तो ये कैसे, आगे हम लोग इसको फुल डिटेल में देखेंगे कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, ये हम सब लोग कुछ आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैसे इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे क्या, पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे क्या डिटरमाइन होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका पता लगाया जा सकता है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स का मतलब जितना माल हमने बेचा है वो, और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कि उसका फॉर्मूला नीचे दिखा रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना प्रॉफिट आपने साल भर में कमाया, जो आपका कोर एरिया है बिजनेस का, माल बेचकर के कितना प्रॉफिट हमने कमाया, कितना उसका कॉस्ट था उस पर पे, ठीक है। ऐसे तो सपोज हमने 100 रुपए का माल बेचा, ठीक है, और उसमें मेरे को 20 रुपए प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ऐसा होता है। तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपए का वो सामान था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड यानी कि जो माल हमने बेचा उसका क्या कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस तरीके से 80 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर निकालना होगा। फिर है, अब इसी का दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग था, मींस 31 मार्च पिछले साल का जो भी आपका क्लोजिंग था, एंड में जो भी आपका रिजल्ट था आपके स्टॉक का, वो हमारे इस ईयर करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो वो ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, ठीक है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में, प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब कि जो आपने परचेजेस किया है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और ये नेट का मतलब हुआ इसमें से परचेजेस रिटर्न माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो नेट परचेजेस का मतलब परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। तो नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब कि जो आपका बिजनेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, जैसे वेजेस, ठीक है, ऑफराई, फ्रेट, मींस जिसके बिना बिजनेस आपका चल नहीं सकता, वो चीजें। तो ट्रेडिंग अकाउंट के जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो फॉर्मेट में इन चीजों को देखेंगे भी। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अब ये जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब कि साल के अंत में जो माल नहीं बिका, जो गुड्स अनसोल्ड रह गया, ठीक है, उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। दोज गुड्स विच आर नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, विच आर लाइंग विद अस अनसोल्ड, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो उस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट वन इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस प्रकार से ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, इससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चलता है, ठीक है। फिर है डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस भी पता चलता है। जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट को इधर कर दिया और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर आ गया, तो उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी पता चल सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो हम कह सकते हैं ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला है COGS माइनस सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स। फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंस है वो है टू नो अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और हमें इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी पता चलता है। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है उसको जानने के लिए हमने उसको 3 कैटेगरी में बांटा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या होता है कि वो एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो कि सैलरी के हों, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, जिसका रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने, मतलब सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन चले, उसके लिए करते हैं। तो जो भी हम लोग सैलरीज देते हैं एम्प्लॉइज को, व्हाटएवर द सैलरीज we pay to our employees, that comes under administrative expenses, and it means these all these expenses comes under operating expenses.
तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में और क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट जो भी हमने रेंट वगैरह दिया है, लाइटिंग कुछ अपना लाइटिंग वगैरह लगाया हुआ है, इंश्योरेंस कराया है, मान लो आपने बिल्डिंग का स्टॉक का जिसका भी इंश्योरेंस कराया है तो उसका आपको इंश्योरेंस का खर्चा देना होता है। लीगल चार्जेस, कुछ आपके लीगल चार्जेस, एडवोकेट्स वगैरह को फीस जा रही है, कुछ कंपनी में केस वगैरह चल रहा है या किसी ने कंप्लेंट करा है तो उसमें कुछ लीगल चार्जेस आपके हो रहे हैं, वो चीज जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, कुछ और ट्रेड एक्सपेंसेस हैं ट्रेड से रिलेटेड तो वो सारी चीजें यहाँ पर जाएंगी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस है जो कि सेल्स को बढ़ावा देने के लिए, सेल्स करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मींस माल हमने मैन्युफैक्चर कर लिया या माल हमारे पास आ गया है, परचेज कर लिया है, अब उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, मींस हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाना है उसे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? कौन से एक्सपेंसेस होंगे? तो सेलिंग एक्सपेंसेस में और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में देखिए एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मतलब हमें एडवर्टीजमेंट प्रचार वगैरह करना होता है कि भाई चलो प्रचार करेंगे तो हमारा माल ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। दूसरा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग का मतलब कि आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है ना, माल बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाना पड़ता है, जो आपका शॉप जहां पर आप बेच रहे हो चीजें, तो वहां से वो चीज आपको कई बार कस्टमर्स के पास जाना होता है, कस्टमर्स को ट्रैवलिंग के खर्चे जो भी होते हैं वो यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आते हैं। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है कि जब हमने माल बेचा तो जो कस्टमर्स है हमारा, उन कस्टमर्स के यहाँ तक पहुंचाने का जो भी भाड़ा होता है उसे कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। मींस अगर वो भाड़ा हम दे रहे हैं तो मींस हमने सेल करा और जो कस्टमर है हमारा उसको कहा हमने या ऐसा डील हुआ हमारे बीच में कि वो भाड़ा जो है मींस ये माल पहुंचाने के लिए हम भाड़ा दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके तक पहुंच जाएगा, ये भाड़ा हम दे रहे हैं, तो ये हमारा खर्च है, तो वो कैरेज आउटवर्ड होता है। ये सेल्स बढ़ावा देने के लिए होता है सेल्स को कि भाई हम तुमको माल भी दे रहे हैं और ये भाड़ा खर्चा भी हम दे रहे हैं। क्लियर है? ऐसे फिर है डिस्काउंट अलाउड। कई बार क्या होता है कि माल को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए हम कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो वो हमारे ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर आता है। क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर है। फिर कमीशन, सेल्स बढ़ाने के लिए हम जो सेल्समैन होते हैं उन्हें कमीशन देते हैं। बैड डेट्स होता है मींस अगर हमने उधार माल बेचा और सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो हमारा फिर बैड डेट्स का नुकसान होता है। फिर है डिलीवरी एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट। कोई कई बार हमें गोडाउन में जहां पर माल रखते हैं हम तो उसका रेंट पे करना होता है, तो वो गोडाउन रेंट ही हो गया। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा गोडाउन रेंट, तो या डिलीवरी एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीजें हैं। फिर है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में क्या है? डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये सब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस फाइनेंस से रिलेटेड हैं। ये सारे खर्चे भी आपको करने पड़ते हैं जनरली बिजनेस में। फिर क्या है? तो ये सब आपको बताता है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक जगह समराइज होकर के हमारे पास रहता है। फिर है टू नो अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इसके बारे में भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। कैसे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताया हमने? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब जो हमारा कोर बिजनेस था उस बिजनेस को करके हमें कितना प्रॉफिट हुआ वो। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो हमने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखे A, B, C, ठीक है, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इन सभी को करके जो भी पैसा खर्च हुआ उसको अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दें, मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दें, क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हमें इतना फायदा हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सब खर्च और निकाल के, ठीक है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सबको हटा करके ग्रॉस प्रॉफिट में जो बचा अब, ठीक है, उसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। फिर है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है कि अब इसमें देखो, अभी हमने क्या करा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दिया, तो वो क्या बचा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब उसमें से देखिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें इतना तो हटा दिया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब इसमें से और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हटा दिया, मींस लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, चैरिटी, डोनेशन एक्सेट्रा, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं।
नॉन ऑपरेटिंग का मतलब या ऑपरेटिंग का मतलब क्या हुआ? ऑपरेटिंग का मतलब हुआ वो चीजें जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, मतलब उसे करना एक हद तक जरूरी है, ठीक है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लॉस हमारा हो गया है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, चैरिटी, डोनेशन, ये सब चीजें बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आते, मींस ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें हम ऐड कर देंगे, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, मतलब वो सब करके, मतलब असेट्स हमारा जो डिफिक्स जैसे फर्नीचर है, ठीक है, तो फर्नीचर बेचने का काम हमारा नहीं है। सपोज हमारा क्लॉक्स का शॉप है, ठीक है, और हमने फर्नीचर बेच के कुछ प्रॉफिट कमा लिया, तो वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, मेन काम हमारा वो नहीं है, लेकिन उससे इनकम हो गया, ठीक है, तो वो भी हमारा प्रॉफिट में तो आ ही जाएगा, तो इसीलिए उसको नेट प्रॉफिट में लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है? ऐसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये भी कह सकते हैं। फिर है लास्ट हमारा इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंपॉर्टेंस में कि टू नो अबाउट वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज, ठीक है। हम लोग इसमें काफी रेशियोज के बारे में भी पता करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और भी कई सारे रेशियोज हमें पता चलती है, ठीक है। तो इन सभी रेशियो, मतलब सब पर्टिकुलर रेशियो जो है पर्टिकुलर प्रॉफिट के बारे में या एक्सपेंसेस के बारे में हमें पता चल जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो दूसरा है पहला जो हमने पढ़ा था वो ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला हमने देखा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कि कैसे वो इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्पेक्ट में। अब लोग जानते हैं बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? टू नो अबाउट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब कि साल भर के अंदर हम लोग उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं, वो हम लोग दो रेशियो के हिसाब से जानते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो क्लास 12 में हमें ये दोनों रेशियो के बारे में पढ़ना है रेशियो चैप्टर में। फिर दूसरा वो आता है टू नो अबाउट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन दो रेशियो के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं, और भी कई सारे रेशियो हैं जो कि क्लास 12 में आपको पढ़ने हैं, डेट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। इन सभी के हेल्प से हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को जान सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी दोनों। फिर एनालिटिकल टूल्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके माध्यम से भी हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई सारी चीजें हैं। कंपैरेटिव में एक साल का डेटा हम लोग पिछले साल के डेटा से कंपेयर करते हैं, उससे हमें कंपैरेटिव डेटा मिलता है। फिर है कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे हम लोग कैश की पोजीशन के बारे में, उसका फ्लो कैसे चल रहा है वो पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लास 12 में फिर से पढ़ने को मिली। मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके यूजर्स कौन कौन होंगे, कौन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। तो पहला है मैनेजमेंट, मींस जो बिजनेस मैनेजमेंट है, जो कि बिजनेस को चला रहा है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हैं, सीईओ हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, वो लोगों को यूजर मैनेजमेंट की जरूरत, फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी कि उन्हें आगे डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा कि कैसे हमें और कितना ग्रोथ चाहिए, और सेल्स बढ़ाना है कि कम करना है, एक्सपेंसेस को कट करने हैं तो कितने कट करने हैं। जैसे इन्वेस्टर्स को क्या यूज है इसका कि उन्हें बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करना है तो उससे फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में पता होनी चाहिए, तभी वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। फिर है लेंडर्स का मतलब जिनसे लोन लेना है तो उनको भी पता होना चाहिए कि हम जिन्हें लोन दे रहे हैं वो उनका फाइनेंशियल साउंडनेस ठीक है या नहीं, वो हमें लोन पैसा वापस लौटा देंगे या नहीं लौटा पाएंगे। तो मान लो बैंक से लोन लेना है, हमारे बिजनेस के लिए जो भी लोन हमें दे रहा है वो लेंडर्स है। तो अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे हमने लोन लेना है, ठीक है, तो उन्हें ये हमें श्योरिटी देनी होगी कि उन्होंने जो लोन दिया वो पैसा भी वापस होगा और उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी टाइम टू टाइम होगा। क्लियर है? तो वो तभी पता चल पाएगा जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो स्टडी करेंगे और वो साउंड होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, सफिशिएंट पैसा होगा,
ठीक है, तभी वो हमारे को लोन देंगे। नेक्स्ट है सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स मीन्स जो हमें माल बेचते हैं। क्लियर है? हमें उधार पे माल बेचा, तो उधार पे माल बेचा तो उसे भी पैसे किसी व्यक्ति चाहिए कि पैसा उसे मिलेगा या नहीं, तो उसे हम लोग सप्लायर्स कहते हैं। तो वो भी देखेगा कि फाइनेंशियल साउंड है कि नहीं, इनका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, जो परचेज कर रहे हैं वो टाइम पे बिक जा रहा है या नहीं बिक जा रहा, कैसी पॉलिसी ये लोग अपनाते हैं, ये सारी चीजें। एम्प्लॉइज यूजर्स होंगे कैसे कि वे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी स्टडी करेंगे एम्प्लॉइज कि जो हम उस वैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहेंगे जो प्रॉफिट मेकिंग है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना कि उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो ताकि वो एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके टाइम पर। क्लियर है? और उसमें ग्रोथ का भी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। तो एम्प्लॉइज ये चीज देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम जुड़ना चाह रहे हैं, तो उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं है। क्लियर है? तो वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है कि जो भी टैक्स अथॉरिटीज जीएसटी वगैरह लगाना है, टैक्स लगाना है, तो वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे कि इनका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ज्यादा है और कम टैक्स तो नहीं पे कर रहे, या कम है ज्यादा टैक्स तो नहीं पे कर रहे, वो सारी चीजें टैक्स अथॉरिटीज भी देखती हैं। गवर्नमेंट अदर एजेंसीज, ये भी देख गवर्नमेंट की भी नजर रहती है कि जो भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो ठीक ढंग से कमा रही है कि नहीं कमा रही है। कस्टम, एक्साइज, ड्यूटी, टैक्स, गवर्नमेंट के काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्टडी करते रहते हैं। फिर है रिसर्चर्स। जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्चर्स को भी ये देखना होता है कि क्या जो भी बिजनेस से रिलेटेड है कुछ डेटा उन्हें कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। कंज्यूमर एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सभी हमारे बिजनेस को स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं।